हिंद। तो आज हम जो है बायोलॉजी के 50 MCQs जो कि एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, उनको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन आज का। यहाँ पे ये देखिए सेगमेंट है बार बार पूछे गए प्रश्न का, और ये देखिए ये हमारे सारे यहाँ पे क्वेश्चन 50 ठो निकल के आ गए हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड ठीक रहेगा, अब ठीक है। चलिए देखिए अपना पहला क्वेश्चन है, वो है मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। आप लोगों को लग रहा होगा क्या बच्चों जैसा क्वेश्चन है, पर 2 मिनट धैर्य रखिए। मैंने शुरुआत में थोड़े इजी, मिडिल में जो है थोड़े मॉडरेट टाइप के, और अंत में जो है एकदम लेवल हाई लेवल पे रखा हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का ताप होता है। अच्छा ये बताइए, देखिए मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 96 फ़ारेनहाइट, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा वनस्पति विज्ञान के जनक। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? जनक अर्थात पिता, मतलब वनस्पति विज्ञान की शुरुआत किसने की थी? वो है थियोफ्रेटस। कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक भाई हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस 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 किसके पिता हैं? वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। आगे देखिए अगला है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? जैसे कि मैं जब आप लोगों को कोशिका का एनिमेशन बता रहा था, तो उसमें देखिए हमने कोशिका के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़े थे कि केंद्रक, फिर गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, और वहाँ पे हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर देखा था, वो था अपना माइटोकॉन्ड्रिया का। क्या देखा था? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा के सिक्के, ऊर्जा के सिक्के। एटीपी का संबंध भी किससे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो चलिए देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्या है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? ये सारे क्वेश्चन आप लोग एसएससी के बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर, रेलवेज के, किसी भी एग्ज़ाम के स्टेट लेवल के छोड़ के जो भी एग्ज़ाम आप लोग देखिए, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। इवन यहाँ तक कि पीसीएस में भी 1-2 बार पूछा जा चुका है। तो चलिए देखिए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन देखिए स्लाइडेन और स्वान मतलब देखिए स्वान मतलब कुत्ता होता है संस्कृत में, स्वान। तो स्लाइडेन और स्वान ने किसका प्रतिपादन किया? कोशिका सिद्धांत का। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन और स्वान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेसिल किसमें पाया जाता है? यूरेसिल, इसको आप लोग याद रखिएगा, आरएनए में। आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल। डीएनए में नहीं पाया जाता है। आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या होता है? प्रकाश का स्रोत क्या है? जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें प्रकाश का स्रोत क्या है? तो इलेक्ट्रॉन किरण। क्या है? इलेक्ट्रॉन किरण। इलेक्ट्रॉन किरण किसका स्रोत है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का। चलिए ये भी हो गया। पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं? मैं आप लोगों को बॉन्ड बताऊंगा, तब वहाँ पे ये सब हम लोग कवर करेंगे। पेप्टाइड बंध किसके बीच उपस्थित होते हैं? पेप्टाइड बंध किसके बीच उपस्थित होते हैं? तो उत्तर होगा अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के बीच, अमीनो एसिड के बीच। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। आप लोग जाके देख लीजिए, वहाँ पे बायोलॉजी में मैंने सेल का एक एनिमेशन वीडियो बनाया, वहाँ पे ये सारी चीज़ आप लोगों को बताई है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है? राइबोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है।
कौन सा ऊतक द्वितीय वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? कौन सा ऊतक द्वितीय वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो है कैडमियम। कौन सा? कैडमियम। देखिए कैब, जो हम लोग कैब बुक नहीं करते हैं, इसको ऐसे याद करिए, जो हम लोग कैब बुक करते हैं कैडमियम, ऐसे याद कीजिए, ठीक है। कैम्बियम, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, भारत में नॉर्मल बोर लॉक किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब ये कहने का इसका तात्पर्य है कि नॉर्मल बोर लॉक किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत, मतलब कि उन्होंने भारत में ऐसा वो क्या किया? तो नॉर्मल बोर लॉक किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है हरित क्रांति के लिए। भारत में लाने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन। ये शायद थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। एम.एस. स्वामीनाथन ने क्या किया था? एम.एस. स्वामीनाथन। तो नॉर्मल बोर लॉक किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग याद रखिएगा, हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है भाई। चलिए, कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो देखिए यहाँ पे है जाइलम। तो किसका कार्य करता है? जल के परिवहन, मतलब पौधों में जल कौन पहुँचाता है? जाइलम। तो जा से जल, जा से जाइलम, आप लोग ऐसे याद रखिएगा। और खाना कौन पहुँचाता है? फूड। तो फ से फूड, फ से फ्लोएम, ऐसे याद रखिएगा। जा से जल, जा से जाइलम, फ से फूड, फ से फ्लोएम। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? कपास के रेशे, जो कपास है, कपास का जो रेशा है वो पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो पाया जाता है बीजों पर अधिचर्मी जो रोम होते हैं उसमें। बीजों पर जो अधिचर्मी रोम होते हैं, बीजों पर, उसमें पाए जाते हैं क्या? कपास के रेशे। कपास के रेशे किस में पाए जाते हैं? बीजों पर जो अधिचर्मी रोम होते हैं। चलिए, श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर, श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर किस पौधे में पाई जाती है? जूसिया नाम का एक पौधा होता है। आप लोग इसको वन लाइनर की तरह याद रखिएगा। वैसे हम लोग वन लाइनर ही कवर कर रहे हैं। चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी। क्या है? आंशिक मूल परजीवी, मतलब कि परजीवी रूप से माना जाता है। आंशिक मूल परजीवी, आंशिक मूल परजीवी। गन्ना तथा गेहूं में परागण होता है। जो गन्ना और गेहूं होता है उसमें परागण किसके द्वारा होता है? बाई एयर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बाई एयर। तो गन्ना और गेहूं में बाई एयर जो है अपना परागण होता है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? ऐसा कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है? तो वो है पोटोमीटर। पोटोमीटर, ठीक है। पोटोमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है पोटोमीटर। आगे देखिए, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरण। वाह वाह। सबसे बड़ी आंखें किस प्राणी की होती हैं? सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो वो है अपना हिरण। वो है अपना क्या? हिरण, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? वाह, इस समय तो जो है शायद भारत ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका दिया हुआ है। आप लोग इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फिलहाल तो यूएसए दिया हुआ है, लेकिन एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको। देखिए, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से। ज़्यादातर तो ग्रीक और लैटिन ही चलते हैं भाई अपने। ग्रीक भाषा के शब्द से। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शरीरकी। शरीर की ऐसी तैसी हो गई। तो शरीर की, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शरीर की, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। जैसे कि मैं आप लोग को बताऊंगा, हम लोग जो खाते हैं फिर उसका छोटे छोटे भागों में टूटना ही, छोटे छोटे भाग में टूटते हैं तभी जो है हम लोगों का डाइजेशन होता है। तो हम लोग जब बायोलॉजी में पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम कवर करेंगे तो वहाँ पे ये सब हम आपको बताएंगे कौन सा अम्ल कहाँ पे टूटता है, मतलब अमाशय में, अग्नाशय में क्या कैसे होता है। तो यहाँ पे सिंपल से याद रखिए कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है, तो वो है प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन।
देखिए, प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन। क्या? ट्रिप पे आप कहीं गए, ट्रिप मतलब घूमना, ट्रिप्सिन, ठीक है, क्या? ट्रिप्सिन। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी रोग से। विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरी रोग। और अगर चावल है मान लीजिए और उस पर पॉलिश किया हुआ है और अगर आप वो खाएंगे तो आपको जो है विटामिन बी इस मतलब कि इस हिसाब से विटामिन बी आपको को कम मात्रा में मिलेगी। तो कौन सा रोग हो जाता है? बेरी। आप लोग याद रखिएगा, चावल इस पॉलिश किए हुए खाद्यान्न चावल से, मतलब जो मुख्य खाद्यान्न होता है, खाने वाली चीज़ होती हैं, उसको अगर पॉलिश किया हुआ होता है तो बेरी हो जाता है। मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान हो जाती है? तो लैक्टिक अम्ल। जैसे हम लोगों का हाथ कभी कभी अंदर से दर्द नहीं होने लगता, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? अपना लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है। अपना क्या हो जाता है? लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है। इसलिए देखिए, तेल की मालिश जब कर देते हैं तो वहाँ से ये हट जाता है। तो लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के, लैक्टिक एसिड के। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस। और यहाँ पे जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क एंड ट्रेविरेंसन। लेमार्क और ट्रेविरेंसन, ठीक है, ट्रेविरेंसन ने, लैमार्क और ट्रेविरेंसन ने। तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेंसन ने, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, आप लोग सोच रहे हैं याद नहीं हो रहा है। एग्जाम में जब बैठेंगे ना, जब इन सब से क्वेश्चन आएंगे तो अपने आप दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगा। तो अभी केवल पढ़ते चलिए। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? ये भी क्वेश्चन आ गया। तो फाइकोलॉजी, साइको नहीं, हाँ, फाइकोलॉजी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह है पारिस्थितिकी। तो ये सब छोड़िए। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। आर और बोरी, जिसमें हम लोग कुछ भर के बारचे पर रख देते हैं, आर्बोरी फिर कल्चर। आर्बोरिकल्चर किससे? सजावटी वृक्षों से, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। अपना अगला देखिए। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में कवक का। फाइकोलॉजी में शैवाल का। ये सब याद रखिएगा। एक मिनट, ये देखिए अगला है। एक मिनट यार, क्या हो रहा है ये? अगला है, देखिए, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। मतलब जैसे अगर मान लीजिए ये प्लॉट है, इस पे आप जो है कृषि कर रहे हैं तो इसी पे जो है सफेदा का पेड़ लगा दीजिए। तो वो क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री। इससे क्या होता है, जो आप मान लीजिए अगर खेत की अपनी सिंचाई कर रहे हैं तो मिट्टी बह के जाएगी नहीं। एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री याद रखिएगा। अगला है, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए, अगर शैवाल का अध्ययन हुआ फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन हुआ माइकोलॉजी, ऐसे एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो वो है बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी। मतलब कि एक्सो मतलब यहाँ जो पृथ्वी है इस पे जो जीव विज्ञान है उसके अतिरिक्त, मतलब बाहरी जीव विज्ञान। तो कहाँ पे? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। ये तो नॉर्मल चीजें हैं। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ती। आपको पता ही होगा, पत्ती में ही खाना बनता है, पत्ती की वजह से श्वसन वही करता है, पत्ती। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? एसिटिलीन। किस गैस का प्रयोग होता है? एसिटिलीन। आप लोग कमेंट में बताइएगा एसिटिलीन का फार्मूला, कमेंट में बताइएगा एसिटिलीन का फार्मूला, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है,
वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो जैसे मान लीजिए ये कोई वृक्ष था, इसको काटने के बाद ऐसे ही दिखेगा, लेकिन आप लोगों ने देखा हो जब काटने के बाद इसकी जो हल्का जड़ जब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ये कोई वृक्ष है, इसको आप लोगों ने काटा ऐसे, फिर यहाँ पे ये कैसे दिखेगा ऐसे, फिर आप लोगों को कभी देखिए इस पे ऐसे ऐसे जो है यूं ऐसे ऐसे सर्कल बने होते हैं, तो उन्हीं सर्कलों से जो है इसकी आयु का पता किया जाता है। तो वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग लाया जाता है? जैसे बहुत लोग कहते हैं मैंने आंख दान किया, तो क्या आंख ही पूरी दे दी? नहीं, केवल आंख का रेटिना वाला हिस्सा दिया। मैंने आई पे भी एनिमेशन वीडियो बनाया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 बच्चों वाला। मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? उरू, जांग, जिसको क्या कहते हैं? फीमर भी कहते हैं। एक बार पीसीएस में उरू दे दिया था, सब लोग हवा हो गए थे। हवा होने का मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या उरू का क्या। उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि उरू नाम की जो हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है? जांग में, याद रखिएगा। फीमर कहिए, उरू कहिए, एक ही है। गाय तथा भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? मान लीजिए अगर कोई गाय है, भैंस है, उसके थन में अगर दूध नहीं उतर रहा है तो ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शन आप लगा दीजिए। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई आप लोग लगा दीजिए, दूध उतरने लगेगा। परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे मैंने बताया था ना आप लोग, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पर मैंने यहाँ पे केवल सही आंसर ही छांट के लिख दिए हैं ताकि समय वेस्ट ना हो। शिशु का परिवर्तन परखनली के अंदर होता है, मतलब शिशु का जन्म जो है परखनली के अंदर ही होता है, उसका खाना पीना सब कुछ परखनली के अंदर ही होता है। हम लोग जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि IVF क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह, ये सब हम लोग वहाँ पे देखेंगे। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 पसलियाँ, 24, मतलब 12 जोड़ी होते हैं ना, होते कितने हैं? 24 टोटल। चलिए आगे देखते हैं। किस द्रव के एकत्रित होने से मांसपेशियों थकान का अनुभव करती है? ये तो लैक्टिक एसिड हो गया, हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, याद रखिएगा। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाएं RBC, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल है? सेब है। कौन सा एक रूपांतरित तना है? आलू। आलू क्या है? एक रूपांतरित तना है। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। बेटुला एक वृक्ष होता है, उसकी छाल से भोजपत्र उत्पन्न होता है। यहाँ पे देखिए जो हमारा 50 क्वेश्चन है वो है द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? किस महासागर में द्वीपों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो वो है अपना प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। तो एक बार चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। कौन सा रूपांतरित तना है? आलू। निम्नलिखित से कौन सा एक कूट फल है? सेब। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशी थकान का अनुभव करती हैं? लैक्टिक एसिड। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है 50 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने कवर किया। कल फिर हम लोग बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है और भी सब्जेक्ट्स को धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तो जैसे आप लोगों को पता होगा इसमें SSC वगैरह के सारे पेपर लगे हुए हैं। यहाँ पे फिर देखिए BEd वगैरह का भी पेपर आ ही रहा है, अभी पोस्टपोन हुआ है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइएगा। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करिए और जय हिंद, जय भारत।